हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। और अभी अभी ये पेपर आप सभी लोगों ने दिया होगा, तो आइए करते हैं इसका हल। तो सबसे पहला सवाल है, सही विकल्प का चुनाव करना है। √3 का दशमलव प्रसार है, तो √3 का दशमलव प्रसार कैसा होता है? आंसर है अशांत अनावर्ती। सी आंसर है अशांत अनावर्ती। ना तो इसमें आवर्ती होती है, ना ही ये शांत होता है, तो ये होता है अशांत अनावर्ती। पहले का आंसर बनेगा सी, 1 मार्क्स। अगला सवाल, 3 + √3 3 - √3। बहुत ही सरल सवाल। a + b a - b का सूत्र लगा दीजिए, होता है a² - b²। तो a की जगह पे 3 बैठा है, तो 3 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि कितना हो गया? 6। तो इसका सही उत्तर आएगा 6। x = 2। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। x = 2 पर बहुपद इतने का मान क्या होगा? बहुत ही सरल है, x के जगह पे 2 रख दीजिए, तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, प्लस का 3। 5 दूनी 10, 4, ये 4 4 चौके 16 और प्लस का कितना? 3। 10 3 13 और 13 में से 16 माइनस होगा, उत्तर आएगा -3, है ना। चलिए, शून्य बहुपद की घात होती है, आंसर परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की कोई भी घात परिभाषित नहीं होती, तो करेक्ट आंसर इसका है सी। पांचवा सवाल, y = 3x + 5 का कितने हल होंगे? भाई साहब, ये रैखिक समीकरण है और एक सरल रेखा के अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक। तो आंसर आएगा सी, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसमें कितने चर हैं? 2 चर हैं। कितने चर हैं? 2 चर, एक x है और एक y है, तो इसमें 2 चर हैं। बोलो क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान वाला। सही जवाब पे 1 अंक दिए जाएंगे आप सभी को। बिंदु 0,4 किस अक्ष पर स्थित है? भैया y अक्ष पर, क्योंकि 0,4 x = 0 दिया है, y = 4 दिया है, तो कौन से अक्ष पर स्थित है? y अक्ष पर। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है? सरल रेखा। क्या होती है? हाँ, तो यहाँ पर सरल रेखा भी चलेगा, रेखा लिखा है तो भी चलता है, सरल रेखा हो या रेखा हो। एक शांत रेखा को कहाँ बढ़ाया जाता? किस रूप से? अपरिमित रूप से। कैसे रूप से? अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक रेखा को आप इधर और इधर दोनों तरफ बढ़ा सकते हो। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180। ये देखिए, एक किरण है, ये एक रेखा पर खड़ी है, तो दोनों कोणों का योग कितने अंश होता है? 180 अंश। जब दोनों किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? दोनों किरणें एक ही जगह से निकलती हैं तो क्या बनता है? एक कोण बनता है। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हों तो वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। एक ऐसा समचतुर्भुज जिसके विकर्ण आपस में क्या हो? बराबर हो, ऐसे समचतुर्भुज को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो ये हो गए 6 सवाल। अगले सवाल की ओर आगे चलते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास जो आ रहा है वो है सत्य असत्य। तो गाइस, पहला सवाल, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य बात है। वास्तविक के अंदर तो सब कुछ आता है, चाहे अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, ये सत्य होगा। y अक्ष पर भुज शून्य नहीं होता है। y अक्ष पर भुज शून्य नहीं होता, कैसी बात कर रहे हो भाई? ये असत्य है। y अक्ष पर ही तो भुज शून्य होता है। भुज मतलब x निर्देशांक, और x निर्देशांक 0, y के रूप में होगा, तो x तो 0 है, तो ये क्या हो गया? असत्य। क्या हो गया ये? ओके। ये कह रहा है कि भैया ये जो समीकरण है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, ये 2 चर वाला ही रैखिक समीकरण है। एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अरे कैसी बात कर रहे हो, हम तो लाखों करोड़ों खींच दें एक बिंदु से, तो ये हो गया असत्य। क्या हो गया ये? अधिक कोण की माप 90 से अधिक और 180 से कम होती है। बिल्कुल सही बात है, बचपन से ही पढ़ा है। अधिक कोण मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो ये है सत्य। 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। नहीं, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होता है। हाँ, अगर संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो एस एस एस, जिसे कहते हैं भुजा भुजा भुजा, तो जरूर सर्वांग सम होता, मगर कोण के लिए सर्वांग सम होना सही नहीं है। यस, तो ये हो गया हमारे पहला सत्य, फिर असत्य, फिर सत्य, फिर असत्य, फिर सत्य और फिर असत्य। चलिए, सही जोड़ी का मिलान करिए। बहुपद की घात क्या होती है? सबसे बड़ी घात, तो पहले का हो गया d। x अक्ष पर एक बिंदु किस रूप का होता है? x, 0 अर्थात दूसरे का c। कोटि क्या होती है? कोटि होती है y निर्देशांक यानी तीसरे का b।
रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम चर की घात 1 होती है, तो चौथे का हो गया f, चौथे का हो गया f। पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उनको बोलते हैं पूरक कोण, तो पांचवे का हो गया a। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं उसको समांतर चतुर्भुज, तो छठवे का हो गया e। डन। अगला सवाल है, देखिए कह रहा है कि बताइए एक शब्द में उत्तर। 1/7 दशमलव किस प्रकार का है? तो 1.7 जो होगा वो किस प्रकार का दशमलव होगा? तो ये होगा शांत दशमलव। कैसा होगा? शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। ठीक है बच्चों, यही लिखा आप लोगों ने ना? यही है, क्या लिखा है? ठीक है। हाँ तो बच्चों शांत आवर्ती को ही शांत दशमलव बोलते हैं, तो यदि शांत भी लिखा है तो बिल्कुल सही है, ये शांत भी है, बिल्कुल सही। अगर शांत भी लिखा है किसी ने, शांत आवृत्ति को ही शांत बोलते हैं। एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? केवल एक, केवल एक। एक रैखिक बहुपद के केवल एक ही शून्यक होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक बेटा 0,0। बिंदु 3,2 की y अक्ष से दूरी, बेटा y अक्ष से दूरी x होती है और x अक्ष से दूरी y होती है, तो यहाँ पर x क्या है? 3। तो यहाँ पे उत्तर आएगा 3 इकाई। कितने इकाई? 3 इकाई। ठीक है, आ रहा समझ में? यस। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, पेन को थोड़ा डार्क कर लें। चलिए अब ठीक है। 2x + 9 को दो चरों के रूप में व्यक्त करिए। तो 2 के साथ तो x है बट y नहीं है, तो 0y लिखेंगे, और प्लस का 9 बराबर कितना? 0। तो ये रूप हो गया दो चरों के रूप में, ऐसा लिखा है तो बिल्कुल सही होगा। 2x + 0y + 9 बराबर 0। रेखाखंड की परिभाषा दीजिए। रेखाखंड क्या होता है? एक निश्चित लंबाई की रेखा को, एक निश्चित लंबाई की रेखा को जिसके दो अंत बिंदु हों। कितने बिंदु? दो अंत बिंदु हो, उसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। हाँ तो यहाँ पे जो ए बी है, इसके अंत बिंदु ए और बी फिक्स हैं। देखिए यहाँ पे ये ए है और ये बी है और इसकी निश्चित लंबाई है। तो एक निश्चित लंबाई की रेखा को जिसके दो अंत बिंदु हों उसको कहते हैं रेखाखंड। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल अब देखते हैं हमारे पास में। यहाँ पर अगले सवाल आने लगे हैं। पहला सवाल है 1/7 और 6/7 के बीच में परिमेय संख्या 4 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या? 4। तो भाई ये तो बहुत ही सरल सवाल आपने पूछ लिया। एक है 1/7 और दूसरा है 6/7। तो बीच में बेटा 2/7 आएगा, यहाँ पे 3/7 आएगा, यहाँ 4/7 आएगा और यहाँ पर 5/7 आएगा। तो यही होंगी 4 परिमेय संख्याएं। इस तरीके से ये आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार जो हैं अनुवासनी और आवर्ती हों। अनुवासनी और आवर्ती, यस। तो देखिए अनुवासनी हो मतलब कि कभी भी रुकने नहीं चाहिए, और आवर्ती हो तो चलिए ले लेते हैं हम लोग अनुवासनी और आवर्ती को हम क्या बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे 1.7777777। ये देखिए ये जो प्रसार है ये आपके पास में एक अनुवासनी है। अनुवासनी का मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और आवर्ती है मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक ना? तो अनुवासनी एवं आवर्ती जो अभी आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअली यहाँ पर 1/7 का दशमलव प्रसार जो होगा ये बेटा ये भी जो होगा किस प्रकार का होगा? ये अनुवासनी और तथा आवर्ती होगा। क्या होगा? अनुवासनी तथा आवर्ती। समझ में आया कि नहीं आया? अनुवासनी तथा आवर्ती प्रकार का होगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सरल कीजिए। अच्छा ये भी एक लिखा मैंने, अब दूसरा लिखना है तो किलो यार कुछ भी बना दो। 2.5555555। ये जो दशमलव प्रसार है ये भी है अनुवासनी और आवर्ती। अगला सवाल सरल कीजिए। अच्छा बच्चों इसकी जगह कोई भी बना सकता, कोई 1.3 कर सकता है, कोई 1.4 कर सकता है, कोई 1.35353535 भी कर सकता है। बट याद रखना ये बाद वाला रिपीट होगा। क्या होगा? बाद वाला। और यहाँ पे डैश 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 जरूर आएगा, ये रुकना नहीं चाहिए, है ना सब। अगला 7वां सवाल सरल करिए ये और ये। तो सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। भाई इसमें क्या सिंप्लीफाई करें? 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। मेरे ख्याल से यहाँ पे गुणा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? गुणा। बीच में क्या होना चाहिए था? गुणा। तो 2 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर 1/3। तो आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर 2/3 + 1/3। क्लियर?
तो ये हो गया 2 की पावर एलसीएम कितना आएगा 3 और ऊपर बन जाएगा 2 धन 1, तो ये बन गया 2 की पावर 3 और बटे में कितना 3, तो 2 की पावर 3 बटे 3 यानी 1 और अर्थात 2 की पावर 1 कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 की पावर 1 2 आएगा। ठीक है ना। अब यदि ये सवाल इस तरीके से फिलहाल लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक्चुअली बीच में कॉमा लगा है। क्या लगा हुआ है कॉमा। अब कॉमा लगा है तो इसको हम कुछ सॉल्व तो कर ही नहीं सकते हैं, इसको हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। बच्चों अगला सवाल देखिए, सरल करिए 3 + √3 और 2 + √2 कैसे हल करेंगे। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, पहले 3 का गुणा पूरे के साथ हो जाएगा, तो 3 × 2 + √2, 3 × 2 + √2। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले 3 का गुणा करेंगे पूरे के साथ 2 + √2 के साथ, और फिर इसके बाद √3 का गुणा करेंगे प्लस √3 ब्रैकेट में 2 + √2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो 3 दूनी 6 + 3 √2 और फिर ये हो जाएगा 2 √3, क्योंकि √3 का 2 के साथ 2 √3 और √3 × √2 हो जाएगा रूट का 6। तो यही आंसर आ जाएगा, यही आपका उत्तर बनेगा 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6, यही आपका आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है सवाल नंबर 8वां, सत्यापित करिए कि दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं है। तो पहला आपके पास बहुपद है px = x² - 1। तो सबसे पहले आपने बहुपद में x के स्थान पे 1 खिलाया, क्योंकि आपने को बोला गया है 1, तो आपने 1 खिला के देखा, तो 1 खिलाने पर देखिए क्या आ गया, 1 का स्क्वायर और माइनस का कितना 1, अर्थात 1 - 1 बराबर कितना 0। हाँ ये बहुपद का शून्यक है, ये शून्यक है, क्योंकि जो शून्य कर दे वो शून्यक होता है। तो यहां पर लिखेंगे x = 1 शून्यक है। अगला देखते हैं, अब x की जगह पे हम खिलाएंगे -1। क्या खिलाएंगे -1, तो -1 का स्क्वायर और फिर है माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों +1, और ये -1, तो 1 - 1 फिर से 0। हाँ ये शून्यक है, यस। तो यहां पर फिर से 0 आ गया, अर्थात x = -1 क्या है शून्यक है। क्या है शून्यक है, यस। तो चलिए ये हो गया सवाल। तो 1 भी शून्यक है और -1 भी शून्यक है, बट आपको हल भी करना पड़ेगा पूरा पूरा दिखा करके, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरा पूरा हल जब करोगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल करते हैं, गुणनफल ज्ञात करिए। अब देखें कि देखिए इसको कैसे किया गया है, x + 4 x + 10 का गुणनफल। हाँ कैसे करेंगे, सबसे पहले x पूरे के साथ हो जाएगा x + 10 के साथ, और फिर प्लस का 4 हो जाएगा x + 10 के साथ, गुणा करते हैं x × x बन गया x², 10 × x हो गया 10x, ये हो गया 4x और ये हो गया 4 दाहम 40, 4 10 जा 40, क्लियर। x² 10 और 4x जुड़ गए, कितने हो गए 14x, और प्लस का कितना 40, तो उत्तर आ गया x² + 14x + 40। चलिए अगला सवाल, बिंदु 0, 4, 0, -5, 6, 5 और -7, 0 को कार्तीय तल पर आलेखित करिए। तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ग्राफ पेपर। देखिए बिंदु सबसे पहले 0, 4, x में 0 y में 4, 1 2 3 4, तो पहला बिंदु आपका बनेगा 0, 4 यहां पर। ठीक है बच्चों, क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए अगला बिंदु देखते हैं, अगला बिंदु है 0, -5, तो 5 कदम नीचे 1 2 3 4 और 5, तो यहां बनेगा 0, -5। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे बोला गया है अगला बिंदु है 6, 5, मतलब x में 6 और y में 5, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आ गया, और y में 1 2 3 4 और कितना 5, तो ये इसके ऊपर बनेगा, यहाँ पे बनेगा 6, 5। ठीक है, नेक्स्ट अगला है -7, 0, तो -7 x में पीछे जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो यहां पर बनेगा -7, 0। ठीक है, अगर चारों आपने आलेखित सही जगह पे करे होंगे तो आपको मिलेगा 2 में से 2, क्लियर। अगर दो सही आलेखित करे हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, अगर चारों सही करे हैं तो 2 अंक मिलेगा। ठीक है ना, और अगर 3 सही करे हैं तो 1.5 अंक मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला कह रहा क्वेश्चन, बिंदुओं -3, 4 और 7 और 8 के भुज और कोटि के मान ज्ञात करिए। तो चलिए पहले वाले बिंदु के लिए लिखता हूं, इसके लिए बताइए भुज कितना है -3 और कोटि कितनी है इसकी 4, इसके लिए भुज कितना है 7 और कोटि कितनी है -8,
8, ठीक है। तो ये 2 में से 2 अंक यदि पूरा सही लिखा गया तो। अगला सवाल है बिंदुओं -1, 3, 2, 3, 4, -5 और -3, -4 की स्थिति किन चतुर्थांश में लिखना है चतुर्थांश। तो देखिए यहाँ पे x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x निगेटिव y पॉजिटिव कौन सा चतुर्थांश? द्वितीय। कौन सा चतुर्थांश? तो पहला वाला द्वितीय में है, फिर दूसरा वाला प्रथम में है क्योंकि x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है, फिर x में 4, y में 5 माइनस का, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। किस में है? चतुर्थ। और ये है तीसरे में। ये किस में है? तीसरे में। तो पहले वाले का उत्तर द्वितीय चतुर्थांश, फिर प्रथम, फिर चतुर्थ और फिर तृतीय। ठीक है बच्चों? यस। चलिए, निर्देशांक तल में चतुर्थांश को समझाइए, चतुर्थांश के नाम लिखिए। तो ये देखिए, ये आपका x और y अक्ष के मिलने से ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। x और y अक्ष के मिलने से बनता है चतुर्थांश। ये वाले चतुर्थांश को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या लिखते हैं? इस वाले को लिखते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इस वाले को लिखते हैं तृतीय चतुर्थांश, इस वाले को लिखते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम वाले में x भी धनात्मक होता है और y भी धनात्मक होता है। द्वितीय वाले में x ऋणात्मक होता है, y धनात्मक होता है। तीसरे वाले में x भी ऋणात्मक होता है, y भी ऋणात्मक होता है। चौथे वाले में x धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है। तो ये हो गया चतुर्थांश के प्रकार। अगला सवाल है, समीकरण 2x + 5y = 0 के कोई दो हल लिख रहे हैं। चलिए देखिए, 2x + 5y = 0 के दो हल हमको लिखने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने 2x + 5y के दो हल के लिए हमने डिब्बा बना लिया, यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक है, हमको दो हल निकले हैं। हमने अपने मन से x की वैल्यू 1 डाल दी। क्या डाल दी? x की वैल्यू 1। तो सबसे पहले x = 1 पर 2x की जगह 1 + 5y = 0। तो 5y = 2 एकम माइनस का 2, तो y = -2/5। तो पहला हल आएगा -2/5। तो पहला हल आएगा, क्या आएगा? x = 1 और y = -2/5। इसको आप बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं, 1, -2/5। फिर अपना दूसरा हल डाल दीजिए आप अपने पास में। x का मान 2 डाल दो। क्या डाल दो? x का मान 2। तो 2 × 2 + 5y = 0। तो 2 दूनी 4 + 5y = 0। तो 5y बराबर हो गया -4। तो y = -4/5। तो दूसरा हल आ गया -4/5। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि x का मान 2 है और y का मान है -4/5। ठीक है ना, x का मान 2 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है? -4/5। तो इसे मिला करके लिख सकते हैं 2, -4/5। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, और भी कोई बिंदु लेकर के आप निकाल सकते हैं। कोई 0 ले सकता है, जैसे यहाँ पे किसी ने 0 ले लिया है तो उसका आंसर y भी कितना आएगा? 0 आएगा। y भी कितना आएगा? 0। तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दो बिंदु ले सकते हैं, कोई भी x और y का मान ले सकते हैं। अगला सवाल, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दो भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर के 176 रन बनाए। इसे दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिखिए। बहुत बढ़िया। तो हम लिखेंगे पहला, माना पहले बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रन x हैं, माना दूसरे बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रन y हैं, और दोनों ने मिलकर के 176 रन बनाए। तो x + y = कितना हो गया? 176। ये हो गया आपका दो चर का रैखिक समीकरण। समझ में आ गया? तो इसका उत्तर आएगा x + y = 276, देगा आपको 2 में से 2। चलिए अगला मान देखिए, अगला समीकरण 12वां क्वेश्चन है। k का मान ज्ञात करिए जबकि x = 2 है, y = 1 है और कह रहा है कि ये इतने का हल है। तो बहुत सिंपल सवाल, x के जगह पे 2 पुट कर दीजिए +3, y के जगह पे क्या पुट कर दीजिए? 1। y के जगह पे 1 बराबर कितना? k बराबर कितना? k। तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 एकम हो जाएगा 3। 4 और 3 कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। तो आंसर k का मान आ गया 7। कितना आ गया? k का मान 7। तो सही उत्तर है k का मान 7। अगला सवाल, ये क्लियर है सभी को? k का मान है 7। ठीक है, अगला सवाल, समीकरण इतने को -2x + 3y = 6 को ax + by + c के रूप में परिवर्तित करके abc का मान बताइए। तो समीकरण है -2x + 3y = कितना? 6। तो -2x + 3y और यहाँ से आ जाएगा -6 बराबर कितना? 0। अब इसे हम ax + by + c के रूप में यदि लिखते हैं तो a को देखिए, a की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। a के जैसा कौन है? -2। b के जैसा कौन है? 3। b के जैसा कौन है? और c की जगह पे कौन है? -6। c की जगह कौन है? -6। यस, नोट करिए। जिन बच्चों ने ये पूरा समीकरण सही लिखा है और ये पूरा वैल्यू सही निकाली है उनको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है ना?
यदि दोनों काम सही हैं तो 2 नंबर, और अगर आधा सही है तो फिर आधे नंबर, 1 अंक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि दो बिंदु ओ और बी, ए और बी के बीच के मध्य में एक ऐसा बिंदु सी है कि ए सी बराबर बी सी। तो बना लीजिए सरल रेखा। यहाँ पर एक बिंदु ए ले लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु बी ले लीजिए, और कह रहा है कि इनके बीच में एक सी एक ऐसा बिंदु है कि ए से लेकर के सी तक की दूरी बी से लेकर सी की दूरी के क्या है, बराबर है। मतलब जितना ए सी है उतना ही क्या है, बी सी। ए सी बराबर बी सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, तो आपको ये सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए अब आप क्या लिख सकते हैं कि जो ए सी है बेटा, जो ए से लेके बी तक है, सॉरी ये जो ए बी है, ये जो ए बी है पूरा पूरा ए से लेके बी तक की लंबाई, क्या ये ए से लेके सी तक की लंबाई और सी से लेके बी तक की लंबाई का योग है कि नहीं है? तो इसे लिख सकते हो आप ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। बोलिए हाँ या ना? ए सी इतना वाला और बी सी इतना वाला, ठीक है कि नहीं है? ओके, अब ध्यान से देखिए जो आपके पास में BC है, BC किसके बराबर है, AC के बराबर। तो जहां BC है वहां पे क्या पुट कर सकते हो आप, AC। तो AB है, ये तो ठीक है, यहाँ पे AC, और BC की जगह भी हमने क्या रख दिया, AC। BC की जगह भी क्या रख दिया, तो जहां AC था वहां तो AC है ही, और BC की जगह भी क्या हो गया, AC। तो AB बराबर हो जाएगा 2AC, हाँ या ना? AB बराबर हो जाएगा कितने AC, 2AC। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2A और C। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ए सी का मान हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा इसके, तो बन जाएगा 1/2 AB। बन गया कि नहीं बन गया? और यही हो गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा समांतर रेखाओं को परिभाषित करिए। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऐसी रेखाएं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। बिल्कुल। और दूसरा तरीका ये है, आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर समांतर रेखा में अगर कोई एक तिर्यक रेखा खींची जाए और जिसके एक ही तरफ के कोणों का योग कितने अंश हो, 180 अंश, कितना हो, तो ऐसी रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं। यस, तो ये परिभाषा थी सिंपल। अगला सवाल की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। यहाँ पर कह रहा है कि रेखाएं PQ और RS एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं O पर, और यदि POR, देखो भाई कहाँ है, तलाशो POR, ये बैठा है POR, तो POR और ROQ जो है 5:7 है। तो ये है POR और ये है ROQ, ये है ROQ। तो आपको दोनों कोणों का अनुपात दे रखा है, कोण POR और कोण ROQ का अनुपात दे रखा है आपको 5:7। कितना दे रखा, 5:। तो आपने एक को मान लिया 5x और एक को मान लिया 7x। क्या मान लिया, एक को 5x और एक को मान लिया, तो ये वाला हो गया 5x और ये हो गया कितने x, 7x। तो आपको फिर कह रहा है सारे एंगल ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से बेटा, ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं 5x और 7x, ये एक सरल रेखा पर बन रहा है कि नहीं बन रहे हैं? मतलब दोनों का योग कितने अंश होगा, 180 अंश होगा कि नहीं होगा? तो यानी 5x प्लस 7x का योग कितने अंश हो गया, 180 अंश। 5 और 7 हो गया 12x बराबर कितना हो गया, 180। तो x बराबर 180 बटे कितना हो गया, 12। 6 से काटो 2 बार और 6 से काटा 30 बार, क्लियर, और 2 से कट गया 15 बार। मतलब बेटा x का मान आ गया 15। x का मान कितना आ गया, चलो अब पहला एंगल ज्ञात कर लो। पहला एंगल POR जो था वो था 5x, कितना था, 5x। तो 5 और x का मान 15 आया है, तो 15 पने 75। तो पहला वाला जो ये वाला छोटा वाला कोण है आपका, ये कितने डिग्री आया, 75 डिग्री। कितने डिग्री? अब जब ये 75 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला भी कितने डिग्री होगा, 75। क्लियर कि नॉट क्लियर? और दूसरा 7x है, एंगल ROQ बराबर 7x है। मतलब 7 गुणे 15, 15 सत्ते 105, कितना हो गया, 105। तो जब ये नीचे वाला 105 है तो ऊपर वाला भी कितना होगा, 105। तो 2 आंसर बने आपके, एक बन गया आपके पास में 75 डिग्री और एक बन गया 105 डिग्री। नोट कर लें। अगला सवाल है बच्चों, बहुत ही सरल सवाल कि प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 से क्या हो, कम हो। 360 से कम हो, यस। 180 से ज़्यादा और 360, 180 से ज़्यादा और 360 अंश से कम के कोण को, है ना, से कम के कोण को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण कहते हैं,
प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अगर x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध करिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। ए ओ बी क्या है? सरल रेखा। तो चलिए देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे 4 कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? और चारों कोण मिल करके एक वृत्त बना रहे कि नहीं बना रहे हैं? मतलब कंप्लीट कर रहे हैं, और ये कहलाता है एक संपूर्ण कोण। और आप जानते हो कि जो संपूर्ण कोण का मान होता है, पढ़ा है आपने गणित में, संपूर्ण कोण का मान होता है 360 अंश। कितने अंश? अब जो बैठा है संपूर्ण कोण में उसको लिख लो। तो ये लिखा है x बैठा है, इधर से y बैठा है, इधर से w बैठा है, इधर से z बैठा है। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड का मान कितने अंश होगा? 360। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अब बेटा x प्लस वाई को तो रहने दो, क्योंकि उसको हमको पिक्चर में लेके आना है। ए ओ बी में वही बैठा हुआ है, और ये बैठा है w प्लस जेड, w प्लस, मगर प्रश्न में हमें दिया गया है कि w प्लस जेड खुद किसके बराबर है? x प्लस वाई के। तो क्या मैं इसकी जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो गया कितना? 360। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब भैया हम x और x को जोड़ देते हैं, तो x और x हो गया 2x, और y हो गया 2y बराबर 360। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। 2 क्या ले लीजिए? तो 2 कॉमन ले लिया तो आपने ब्रैकेट में बच गया कितना? x प्लस वाई बराबर 360। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो x प्लस वाई बराबर 360/2 हो जाएगा। और 360/2 कितने बार जाएगा? 180 बार। कितने बार? और आपको पता है कि अगर 2 संलग्न कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो वो केवल किस पे बनते हैं? सरल रेखा पे। किस पे बनते हैं? उनको रैखिक युग्म के कोण कहते हैं, वो सरल रेखा पे बनते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि ये क्या बनाएंगे? एक सरल रेखा। क्या बनाएंगे? तो लिखेंगे अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। अतः ए ओ बी कैसी रेखा है? हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है बच्चों, तो ए ओ बी एक सरल रेखा है। डन। अगला सवाल है बच्चों, x और y का मान ज्ञात करिए। बहुत ही सरल सवाल है। देखिए आप जानते हैं कि ये रैखिक युग्म के कोण है, यहाँ पे सीधे सीधे रैखिक युग्म बन रहा है 180 अंश का। कितने अंश का? तो भैया 50 और x जुड़ करके कितना बनाएंगे? 180। तो x बराबर 180 में से 50 निकल लेगा, बचेगा 130। तो पहला उत्तर ये वाला आया कितने डिग्री? 100। अगला तो शीर्षाभिमुख कोण है, जो तुम हो वो मैं हूं। तो नीचे वाला 130 है, तो ऊपर वाला भी कितना होगा? बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो ये हो गया। अगला है, कह रहा है ए एस ए सर्वांग समता को दिखाइए। तो बेटा यहाँ पे x का मान 130 आया है और y का मान भी कितना आया है? 130। ठीक है ना। ऊपर वाले सवाल में x और y के मान ज्ञात करने थे, दोनों मान 130 आए हैं। चलिए अगला देखिए, ये यहाँ पे कह रहा है ए एस ए सर्वांग समता को दिखाइए। तो इसके लिए पहले आपको 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। 2 सर्वांग सम त्रिभुज बना लीजिए। इस तरीके से आपने 2 सर्वांग सम त्रिभुज बना लिए। क्या कह रहा है कि यहाँ पे 2 एंगल, तो ये एंगल भी है, इसको ले लो ए बी सी, और इसको ले लिया पी क्यू आर। देखिए एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और बीच की भुजा जो है ए बी और पी क्यू क्या है? आपस में बराबर है। क्या है? आपस में भुजाएं बराबर हैं। तो यदि कोई 2 त्रिभुज इस प्रकार के हैं बच्चों, अगर 2 त्रिभुज इसके इस प्रकार के हैं कि उनके 2 लगातार कोण, और उन कोणों के बीच की भुजा, उन कोणों के बीच की 2 त्रिभुजों के 2 लगातार कोण और उनके कोणों के बीच के आने वाली भुजा, समझ गए ना? जिसको हम बोल सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा अगर बराबर हो, दोनों कोणों की जो भुजा है अगर बराबर होती है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? दोनों त्रिभुज। और इसको बोलते हैं हम ए एस ए सर्वांग समता। इसको हम बोलते हैं ए एस ए समता। यस। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है? त्रिभुज ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए का मान 90 डिग्री, चलिए बना लिया हमने, ए का मान दे दिया 90 डिग्री, ये ए है 90 है, और ये बी ले लो, और ये क्या ले लो? सी ले लो। ठीक है बच्चों। कह रहा है ए बी बराबर ए सी, मतलब जितना ए बी है उतना क्या है? ए सी है। आपने पढ़ा है कि बराबर कोणों के, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण x होगा तो ये भी कितना होगा? x होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता? तो हमारे पास एक कोण तो 90 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा ऊपर सबसे पहले a है 90 डिग्री, b कितना है? x, और c भी कितना है? x, और तीनों कोणों का योग कितने डिग्री? 180। तो ये बन गया 90 + 2x, तो 2x को यहाँ रख लो और 180 में से 90 को माइनस कर दो वहाँ जा करके, तो 2x बराबर बच गया 90। बोलो हाँ या ना?
तो x का मान 90/2 अर्थात कितने डिग्री हो गया बच्चों? 45 डिग्री। कितना हो गया x का मान? तो अपने पास b और c दोनों तो बराबर थे, तो जब एक 45 है तो दूसरा भी कितना होगा? 45। तो सही उत्तर होगा इसका 45 डिग्री। कितने उत्तर होगा? क्लियर है एकदम? चलिए अगला सवाल करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण ये हैं तो चौथा कोण क्या होगा? भाई आप सब लोग जानते हो कि त्रिभुज के चारों कोणों का योग का सम कितना होता है? 360। 360। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, कोण C प्लस कोण D, चारों का योग कितने डिग्री होता है? 360। तो A की जगह भाई साहब 110 को बिठा दिया है, B की जगह 80 को बिठा दिया है, C की जगह 70 को, और D का पता नहीं है। चारों का योग कितना होगा? 360। ठीक है बच्चों, चलिए जोड़ता हूँ। 110 और 80 कितना हो गया? 190। 190 और 190 और 70 हो गया 260। कितना हो गया? 260 प्लस एंगल D बराबर 360। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एंगल D बराबर हो जाएगा 360 और माइनस का 260। बताओ कितना बच गया? 100 डिग्री। कितने डिग्री? 100। तो आंसर है चौथा एंगल इसका कितने होगा? 100 डिग्री का। कितने डिग्री का? चलिए अगला सवाल है, समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण लिखिए। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, इनको पहला गुण आएगा कि इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहला गुण लिखिए आप लोग, इसमें क्या बनेगा? सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ठीक ना? मतलब ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो जो AB होगी वो किसके बराबर? CD के। और जो BC होगा वो किसके बराबर होगा? AD के। समझ में आया पहला गुण? इनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और दूसरा गुण कि इनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सम्मुख कोण आपस में बराबर। तो कोण A कोण C के बराबर होगा और कोण B किसके बराबर होगा? कोण D के। ठीक है ना? तो दूसरा होगा सम्मुख कोण बराबर, यानी एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गए इसके दो गुण। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल कह रहा 0.001 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमारे पास सवाल के रूप में दिया गया है 0.001 हाँ, हमारे पास सवाल के रूप में दिया गया है x नंबर मान लो अपने पास में, x बराबर 0.001 का बार लगा है कि नहीं लगा है? यस। तो x बराबर 0.001 पूरे के ऊपर बार है। पूरे के ऊपर क्या है? बार है। इसको हमको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में। किसके रूप में? तो आपको बताया गया था बेटा, इसको सबसे पहले आप इसको फैला करके लिख लें। x बराबर 0.001 001 001 ऐसे चलता जाएगा। हाँ या ना? इसे दे दें नंबर 1। क्या देने? नंबर 1। अब ये देखिए कितने के अंक रिपीट हो रहे हैं? 3। 1 2 3 कितने हो रहे हैं? 3। तो जितने अंक के रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो के साथ में गुणा कर दें, मतलब 1000 के साथ। कितने के साथ? तो 1000 के साथ आप गुणा करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी 1000 से गुणा करो तो दशमलव दाईं तरफ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? तो ये दशमलव, ये वाला जो दशमलव है 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जो नया अंक हमारा बनेगा वो बनेगा 1.001 001 001 बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। 2 में से 1 को क्या कर देंगे? माइनस। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे। तो समीकरण 2 है अपने पास में 1000 x बराबर 1.001 001 001 001 चलने दो। और समीकरण 1 हमारे पास है x बराबर, ये देखिए x बराबर 0.001 001 001 001। बताइए है कि नहीं है? चलने दो। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब माइनस करना है तो यहाँ भी लगाइए माइनस और यहाँ भी लगाइए माइनस। देखिए अब दशमलव में ये देखिए 1 से ये पूरा क्या हो गया? कैंसिल। केवल क्या बचा? 1। क्या बचा? केवल। और 1000 x में से 1 x गए तो बचेगा 999x। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो x बराबर आ गया 1/999। तो करेक्ट आंसर होगा आपका x बराबर 1/999। तो इस तरीके से यहाँ पे जो P/Q के रूप में संख्या आएगी वो बचेगी आपकी 1/999। अगला सवाल है बच्चों, हर का परिमेयीकरण करना है। सवाल नंबर अपने पास में है 18वां का। हर का परिमेयीकरण 5/√3 माइनस √5। आइए करते हैं। तो सवाल लिख लिया हमने, माना x बराबर 5/√3 माइनस √5। क्लियर है बच्चों?
चलिए अब इसका परिमेयीकरण करना। परिमेयीकरण मतलब कि बेटा जो आपके ये कर्णी चिन्ह वाले होते हैं उनका अपोजिट साइन, तो √3 प्लस √5 का ऊपर और √3 प्लस √5 का नीचे। चलिए x बराबर ऊपर आ गया 5, ब्रैकेट में रख दीजिए √3 और प्लस रूट का 5। नीचे देखिए फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी, क्या हो जाएगा a² माइनस b²। a² a की जगह खेल रहा है √3 उसका स्क्वायर और b की जगह खेल रहा है √5 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 3 माइनस 5 कितना बचेगा माइनस का 2, कितना बचेगा माइनस का 2। तो 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 और नीचे आ गया माइनस का 2। यही आपका आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप माइनस को ऊपर ले जाइए, इतना कर सकते हैं। तो -5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 और नीचे कितना बचेगा 2। तो ये आपका बन जाएगा परिमेयीकरण। क्या बन जाएगा? यस, ये हो गया। चेक कर ले। अगला सवाल देखिए, सवाल क्रमांक 19। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, AC बराबर AD। ये देखिए AC है और ये AD है, ये दोनों क्या है बराबर है। मतलब ये भुजा अगर x है तो ये भुजा भी कितना है x है। अब कह रहा है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट मतलब बेटा दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। मतलब जितना कोण ये ऊपर वाला है उतना ही कोण नीचे वाला है। बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना। चलिए अब इसके बाद कह रहा है ये जो है ये कह रहा है कि ABCD में AC बराबर AD हमने दिखा दिया, को AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ये भी हमने बता दिया। मतलब जितना कोण ये है उतना कोण ये है, ठीक है। शो दैट ABC समरूप होगा, सर्वांगसम होगा ABD के। शो करो कि जो ABC है मतलब ABC सर्वांगसम होगा ABD के। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास में दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं लिखता हूँ त्रिभुज के नाम, त्रिभुज ACB या ABC तथा त्रिभुज ABC, देखो ABC ABD तथा त्रिभुज ABD में दो त्रिभुज दिख गए बच्चों। ऊपर वाला ABC है और ये वाला क्या है ABD है, बोलिए हाँ या ना। हाँ देखो, इधर से AC और इधर से AD बराबर है। AC इधर का, इधर पे बराबर और यहाँ पे क्या है AD, बोलो हाँ या ना। AC बराबर AD कहाँ से दिया है, कहाँ से दिया है, यस और नो। दूसरा भाई साहब देखो, कोण CAB कोण DA, कौन सा CAD और DAB, कोण CAD बराबर DAB, हाँ या ना। कहाँ से दिया है, कहाँ से दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि भैया समद्विभाजित करता है तो दोनों कोण क्या होंगे बराबर। ये भी दिया है कि नहीं है। अच्छा अब देखो बेटा, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए AB और नीचे वाले त्रिभुज के लिए AB दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो पहले वाले में भी AB और दूसरे वाले में भी AB, दोनों क्या होंगे बराबर, यस और नो। अब लग गई सर्वांग समता, बोलो भुजा, कोण, भुजा, एंगल, सॉरी साइड, एंगल, साइड, यानी SAS। हिंदी में भू को भू, भू को भू भू, अरे भो भो बोलने लग गया मैं, है ना। इतना भू को भू भू भो भो लग रहा है बोलते हुए। तो ये लग गई कौन सी सर्वांग समता, भू को भू, क्या लग गई। और इंग्लिश में एंगल्स, इंग्लिश में साइड एंगल साइड, साइड एंगल, और हिंदी में भुजा कोण भुजा, है ना। तो लिखेंगे भू को भू से, भू को भू सर्वांग समता से, भू को भू सर्वांग समता से त्रिभुज ऊपर वाला क्या है ACB, बोलो ACB सर्वांग सम होगा ADB, किसके होगा B के। समझ में आ गया। तो दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांग सम, ठीक है। अगला सवाल, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योग, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60 अंश का। तो ये सवाल कराया गया था क्लास में, क्वेश्चन नंबर 19 होना चाहिए, हाँ 19 ही है। अथवा वाला कराया गया था कि एक त्रिभुज है, समबाहु है, तो तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, हाँ समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों कोण भी क्या होते हैं। तो अगर ये x है, ये x है, तो ये भी क्या है x। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A + B + C कितना होना मांगता 180। ये भी x, ये भी x, ये भी x बराबर कितना 180।
x प्लस एक्स कितना हो गया 3x, 3x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे 3 कट गए कितने डिग्री 60। अरे मैं कितना 60, मैं कितना 60, मैं कितना 60। तो इस प्रकार से तीनों कोण कितने कितने अंश के होंगे 60 अंश के। कितने अंश के होंगे 60 अंश के। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल नंबर 20। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करिए। देखिए बेटा, यहां पे आपको जो अनुपात दिया गया है, चतुर्भुज के सभी कोणों का अनुपात दिया गया है सवाल नंबर 20। ये बना लीजिए चतुर्भुज, आपके पास में ये कोई चतुर्भुज है, कोण ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कहा गया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर 3:5:9:13। तो चलो आप क्या लिख सकते हो बेटा, ए को मान लो 3x। क्या मान लो ए को, यहाँ पे 3 की जगह 3x, 5 की जगह 5x, 9 की जगह 9x और इसकी जगह 13x। तो a बराबर 3x हो गया, b बराबर हो गया 5x, c बराबर हो गया 9x और d बराबर कितने x 13x। अब आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है 300। a का मान 3x, b का मान 5x, c का मान 9x और d का मान कितना 13x बराबर 360। चलो 3 और 5 8, 3 और 5 9 8 8 9 8 17, 9 8 17 और 17 और 13 हो गए 30x, 30x बराबर 360। तो x बराबर 360 बटे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 एक कम 3, 12 3 36। x का मान कितना आ गया 12, x का मान 12। सबसे पहला है कोण a, कोण a बराबर है 3x, है कि नहीं है 3x। तो बराबर 3 गुणे 12, 3 गुणे 12, x का मान 12 आया है तो पहला कोण आएगा 36 डिग्री। कितने डिग्री 36 डिग्री। कोण b बराबर है 5x, तो बराबर 5 गुणे 12, 12 पंचे 60 डिग्री। कितने डिग्री। c बराबर 9x बराबर 9 गुणे 12, 12 निम्मे 108, 108 डिग्री। और d का मान है 13x। कितने x, तो 13 गुणे 12, 12 3 36 की 6 हासिल आ गई 3, 12 कम 12 3 15, 156 डिग्री। कितने डिग्री 156 डिग्री। तो ये सवाल था, पूरे सही होने पर मिलते हैं 3 में से 3। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। चलिए इसका सवाल नंबर 20वें का अथवा कह रहा है आपके पास में दिया गया है समांतर चतुर्भुज। तो आप मान लेंगे सबसे पहले दिया गया है आपके पास में एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज जिसका नाम मान लो ABCD। क्या नाम है ABCD। तो ये देखिए आपके पास में एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, क्योंकि क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज बोला गया है। ये देखिए तो समांतर चतुर्भुज ABCD है। अब आप सब जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर, AB बराबर CD, ABCD, ठीक है ना। और ये वाली भुजा AD बराबर BC, AD बराबर BC। मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या होगी x, और अगर ये y है तो ये भी क्या होगी y। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कह रहा है, दिया गया है कि इनके विकर्ण बराबर हैं। इनके विकर्ण क्या है बराबर हैं। इनके विकर्ण बराबर है मतलब जितना AC है, जितना AC है उतना ही BD है, जितना AC है उतना ही BD है। चलिए जितना AC है उतना ही BD है। दिया गया है AC बराबर BD, दिया गया है AC बराबर BD। ठीक है बच्चों, जितना AC है उतना क्या है BD है। चलिए अब देखिए अपने पास में दो त्रिभुज हैं, मतलब AC और BD दोनों बराबर हैं। ये AC हो गया और ये क्या हो गया BD, ये क्या हो गया BD। अब दो त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज, पहला त्रिभुज है ABC तथा, पहला ले लिया ABC और दूसरा ले लिया ADB या ABD तथा ABD में, है ना, तथा ABD में। ABC और ABD में दिख गया कि नहीं दिख गया। ABC ले लिया अपन ने, एक ले लिया हमने ABC, एक ले लिया हमने ABC और दूसरा ले लिया हमने ABD। ABC और ABD
बी और डी। ये दो त्रिभुज हमने ले लिए हैं। देखिए पहला वाला है ए बी सी, कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। और दूसरा वाला है ए बी और कौन सा दिख रहा है, डी। ऐसा दिख रहा है, इस टाइप से दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ए बी डी। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, दोनों त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज हमारे पास में जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। मतलब ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर कितना, ए बी, यानी ए बी बराबर कितना, ए बी। और दूसरा ए डी बराबर हो गया है अपने पास में ए डी इक्वल टू बी सी। ए बी बराबर ए बी खुद में है और दूसरा है ये है दिया, और ए डी जो है बी सी के इक्वल है। ए डी ये भी वाई था और ये भी कितना अपने पास में वाई, तो ए डी बराबर हो चुका है किसके, बी सी के। तो ये भी किसके इक्वल है, वाई भुजा के इक्वल है। मतलब दोनों भुजाएं हो गई बराबर। और तीसरा, तीनों विकर्ण बराबर हैं, तो यहाँ पे हो गया ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। तो ये हमारे पास में ए सी बराबर बी डी ये भी दिया है। तो हमारे पास में लग गई भुजा भुजा भुजा, भुजा भू भू भू। ये देखो इसमें भी भुजा है, इसमें भी भुजा है, इसमें भी भुजा है। तो बच्चों भू 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, हाँ, तो दोनों त्रिभुज यहाँ पे हमारे पास में हो गए हैं सर्वांग सम। और ध्यान से देखो, दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम जब हो जाएंगे तो मतलब अर्थात लिखेंगे, अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी डी के। बोलिए हाँ है ना, दोनों सर्वांग सम हो गए। और आपको पता है कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव क्या होते हैं, तो इसका एक कोण सी है, ये देखो सी वाला कोण, और इसका एक कोण क्या है, डी है। तो सी वाला कोण और डी वाले कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। सी वाले कोण और डी वाले कोण क्या होंगे, तो यहाँ पे सी वाला कोण डी वाले कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब जो कोण ये है, जो कोण आपके पास में सी वाला बन रहा है, वही कोण आपका क्या बन रहा है, डी वाला। क्लियर कि नॉट क्लियर, जो कोण आपका सी वाला बन रहा है वही कोण आपका डी वाला बनेगा। सी कोण और डी कोण आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बट बच्चों यहाँ पर इस चीज़ से हम यहाँ पे ये साबित नहीं कर पा रहे हैं, हमको दूसरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, तो इस क्वेश्चन को स्किप करके भी दूसरा करवाते हैं। चलिए अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 21। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि gx जो है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि gx जो है ये यहाँ पे px का एक गुणनखंड है या नहीं है। चलिए तो इसको हम गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। चलिए देखते हैं तो किस तरीके से पता करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे आपके पास में हम लोग कर रहे हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में आपके पास में px बराबर दिया गया है x³ माइनस 4x² प्लस x और प्लस का 6, नहीं माइनस x प्लस x, सही है, x² माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। और आपको जो gx दिया गया है वो दिया गया है x माइनस 3। पता करना है कि ये वाली जो चीज़ है ये इसको पूरा इसका गुणनखंड है या नहीं है, मतलब इसको भाग देगी या नहीं देगी, पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो क्या सिखाया था मैंने बच्चों, आप gx को 0 से तुलना करो, gx बराबर 0। तो x माइनस 3 का मान किससे तुलना कर दिया, 0 से, तो x का मान आ गया 3, x का मान क्या आ गया 3। अब आप ये जो 3 आया है इसको खिला दो, अगर ये बदले में 0 दे देगा तो ये गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपने p के में x की जगह 3 खिला दिया, क्या खिला दिया 3। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 गुणे 3 का स्क्वायर और प्लस का 3 और प्लस का 6, तो 3 का क्यूब 27, यहाँ हो गया 4 ने में 36 और प्लस 3 और प्लस कितना 6, 6 और 3 9 और 27 में 9 जुड़ेगा तो कितना आएगा 36, और 36 माइनस 36 कितना हो गया 0, 36 माइनस 36 मतलब यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 0, शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब जो दिया गया आपका gx है ये इसका गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे अतः gx है, gx बराबर x माइनस 3
पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अथवा वाला सवाल देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। k का मान ज्ञात करिए जब x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा अथवा वाले में कि जो x माइनस वन है वो क्या है, गुणनखंड है किसका, पी एक्स का, और पी एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो बेटा अगर ये गुणनखंड है तो ये गुणनखंड है अर्थात जी एक्स है, तो बताइए गुणनखंड है अगर, तो अगर आप किसी नंबर को किसी के गुणनखंड से भाग दोगे तो उसका शेषफल कितना आएगा, जीरो। शेषफल कितना आएगा, तो हम लगाते हैं यहाँ शेषफल प्रमेय। तो सबसे पहले हम जी एक्स को जीरो से तुलना करते हैं, मतलब x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ गया, एक। x बराबर कितना आ गया, एक। और इस एक पर है ना, चूंकि जी एक्स बराबर x माइनस एक पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो अगर गुणनखंड है तो p की वैल्यू एक पर कितनी आनी चाहिए, जीरो। p की वैल्यू एक पर कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो चलिए p का x की जगह एक रख दो, तो ये बन गया वन का स्क्वायर, फिर x की जगह आएगा प्लस का वन, और फिर क्या है प्लस का k। इसका मान कितना आना चाहिए, जीरो। तो वन प्लस वन बराबर टू प्लस k बराबर जीरो, अर्थात k का मान आएगा माइनस टू। क्या आएगा k का मान, सार्व समीका का उपयोग करके बताइए माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड का होल स्क्वायर क्या होगा। ये क्वेश्चन उसी बच्चे से बनेगा जिसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता है, समझ गए। तो यहाँ पर आपके पास में देखिए a की जगह है माइनस टू एक्स, बी की जगह आपके पास में है थ्री वाई, और c की जगह आपके पास में है कितना, टू जेड। कितना है, टू जेड। और फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। चलिए हल करते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर, और c का स्क्वायर मतलब प्लस टू जेड का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। a की जगह माइनस टू एक्स है, b की जगह थ्री वाई है, प्लस टू बी सी, बी की जगह थ्री वाई है, सी की जगह टू जेड है, प्लस टू ए सी, ए की जगह माइनस का टू एक्स है और सी की जगह कितना है, टू जेड। ठीक है, तो माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर बन गया फोर एक्स स्क्वायर, ये बन गया नाइन वाई स्क्वायर, ये बन गया फोर जेड स्क्वायर। दो दूनी चार, चार तियाँ बारह, और चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस बारह एक्स वाई। दो तियाँ छः, छः दूनी बारह, प्लस का बारह वाई जेड। दो तियाँ छः, छः दूनी बारह, ये बन गया बारह वाई जेड। फिर दो दूनी चार, दूनी आठ, मतलब माइनस एट एक्स जेड। ये बन गया आपका उत्तर। चेक करिए। अगला सवाल इसके अथवा वाला देखते हैं। अथवा वाला सवाल कह रहा है कि सार्व समीका का उपयोग करके 998 का होल क्यूब ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे 998 का होल क्यूब। तो 998 का होल क्यूब ज्ञात करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, और अब इसमें सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का, तो a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र पता होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर। a की जगह यहाँ पे 1000 है और b की जगह 2 है, तो पहला बनेगा 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3, 1000 की पावर 2 और b यानी कि 2 की पावर 1, फिर 3 यहाँ पे 1000 और 2 की पावर 2। यस, ये बन गया आपका फॉर्मूला पूरा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो 1000 की पावर 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बड़ा। फिर इसके बाद माइनस का 8, फिर ये हो जाएगा देखो 3 दूनी 6, तो प्लस का 6 और कितने जीरो भाई साहब, प्लस 3a स्क्वायर भी, प्लस नहीं यहाँ पे बेटा माइनस 3a स्क्वायर भी होता है और प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी। तो 3 दूनी 6 और 3 जीरो 2 बार रिपीट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो 3 चौके 12 और प्लस 12 1 2 3। चलिए अब इसको हल करना है आपको, तो इसको हल कर सकते हैं।